Good morning class. Welcome to online classes conducted by St. James School. Today I am going to teach History Civics of class 10, chapter 1st, the First War of Independence. First War of Independence is better known as the Great Revolt of 1857 or Great Uprising of 1857 or a Sepoys Mutiny. Means First War of Independence को हम कई नामों से जानते हैं. ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 या फिर सिपॉइज म्यूटनी. ग्रेट अपराइजिंग के स्टार्ट होने के पहले इंडिया में कई रिवोल्ट्स हो चुके थे जो कि लोकल थे, बहुत छोटे थे और बहुत छोटे छोटे लीडर्स के थ्रू स्टार्ट किए गए थे जिनको ब्रिटिशर्स सप्रेस कर देते थे. ब्रिटिशर्स 1856 तक इंडिया के रियल मास्टर बन चुके थे. ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडर्स आए हुए थे और 1757 में फर्स्ट टाइम उन्होंने पॉलिटिकली इंडिया में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था. लगभग 100 साल के इस गैप में उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना पूरा कब्जा बना लिया और अब वो इंडियंस को उनकी राइट्स देने से मना कर रहे थे. इंडियंस को टॉर्चर किया जा रहा था, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था. तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए नॉर्थ इंडिया के कुछ शहरों में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का धुआं उठा जिसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने स्पार्क का काम किया था. तो सबसे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज क्या थे, मीन्स ग्रेट अपराइजिंग के कॉजेज क्या थे, क्या ऐसे कॉज थे जिसकी वजह से 1857 का वॉर हुआ था. ये कॉज कोई एक या दो नहीं थे जिसको हम काउंट कर सके. इनको अच्छे से समझने के लिए, बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हिस्टोरियंस ने इसको कई पार्ट में डिवाइड किया है. जैसे सबसे पहला आता है आपका पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉज में पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलो किया जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, एबोलिशन ऑफ पेंशन्स, ये सारे उसने सिस्टम बनाए जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था कि जिस भी क्वीन या किंग के पास उसका नेचुरल हेयर नहीं है, नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो जाएगी, कंपनी की हो जाएगी. और इसके साथ साथ मिसरूल ऑफ गवर्नेंस, ये सारे चार्जेस लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने स्टेट्स को हड़पना शुरू किया. मीन्स हिंदी में इसको हड़प नीति कही जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसके थ्रू उन्होंने कई सारे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में किया, जैसे नागपुर, सतारा, झांसी, ये सारे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया. सेकेंड आता है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह. बहादुर शाह को ब्रिटिशर्स ने डिसरिस्पेक्ट दिखाना शुरू किया क्योंकि बहादुर शाह लास्ट मुगल रूलर था और मुगलों के लिए वो बहुत ही रिस्पेक्टेड था, जिससे लोग नाराज हो रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे. थर्ड इल ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहिब एंड रानी झांसी. नाना साहिब बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन थे. क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे इसीलिए जैसे ही पेशवा बाजीराव की डेथ होती है वैसे ही ब्रिटिशर्स ने नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया कि वो अडॉप्टेड सन है और उनकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहा. वहीं दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई के पास अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं था तो उनकी भी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की गई जिससे वो बिटर एनिमी बन गई ब्रिटिशर्स की. द एनेक्सेशन ऑफ अवध. अवध जो कि बहुत पहले से ही ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल था और अवध के कई सारे सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में भी जॉब कर रहे थे. तो जब मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा करके अवध को हड़प लिया गया, अवध के ऊपर अनैक्स कर लिया गया, तो अवध के लोग भी काफ़ी हर्ट हुए और वो रिवोल्ट पे उतर आए. डिसबैंडिंग द आर्मीज ऑफ अनैक्स स्टेट. जो भी स्टेट को अनैक्स किया गया वहाँ की आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया. मीन्स वो स्टेट अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे. करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिशर्स ने जिस एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया था वो करप्ट थे. मीन्स वहाँ पे इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं होती थी. सेकेंड आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. द इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस ऑल्सो लाइक ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857. इसमें सब फर्स्ट आता है ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सोशल कल्चरल कस्टम ऑफ इंडियंस. ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी में उनकी कल्चर में इंटरफेयर करना शुरू किया जिसको वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करा के हमारे धर्म को भी खराब कर सकते हैं. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. ब्रिटिशर्स ने कई सारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म किए. फॉर एग्जांपल सती प्रथा को उन्होंने एबोलिश कर दिया, चाइल्ड मैरिज को एबोलिश किया, पॉलीगैमी को फॉरबिडन किया. तो ये सब उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म लाने के लिए किया था. लेकिन इंडियन सोसाइटी की नज़रों में
वो बहुत ही गलत हो रहा था। मीन्स उनका मानना था कि ये उनके सोशल कस्टम में उनका इंटरफेरेंस है। रिसेंटमेंट अमंग द हिंदू एंड द मुस्लिम प्रीस्ट, हिंदू और मुस्लिम प्रीस्ट डर रहे थे कि उनकी जो पावर है उसको भी छीन ली जाएगी, लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, ब्रिटिशर्स ने कई सारे नए नए कानून बनाए, रूल्स बनाए, जिसमें था कि अगर किसी को अपनी पैतृक संपत्ति मीन्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे सबसे पहले क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करनी होगी। लोग इससे भी डर रहे थे। इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस, इंडियंस के साथ जो बिहेवियर ब्रिटिशर्स करते थे वो बहुत ही बुरा था। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को इन्फीरियर, हर जगह उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। उन्हें निगर्स, स्विंस ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे। थर्ड आता है आपका इकोनॉमिक कॉजेज, मीन्स फिनेंशियल कॉज क्या थे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मैंने 8 में पढ़ाया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ था तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी थी। तो उन मशीनों में गुड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। तो इंग्लैंड इन्हीं देशों से, जहाँ पे उसने अपनी कॉलोनी बनाई, जिसको उन्होंने अपने कंट्रोल में किया, वहीं से वो रॉ मटेरियल्स ले जाते थे सस्ते दामों पे और फिर उन्हीं से चीज़ें बना करके महंगे दामों पर इन कंट्रीज में बेचते थे। तो इंडिया को भी उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। वो वही यहाँ पे प्रोडक्शन करवाते थे जिसको वो ट्रेड कर सकें। कैश क्रॉप मेनली वो यहाँ पे उगाते थे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू ब्रिटिश इंटरेस्ट, एंटेगनिस्ट द ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे कोलैप्स होता गया। यहाँ के जो आर्टिसियंस थे उनका जॉब छिन गया, उनकी लिवलीहुड चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। डिसकॉन्टेंटमेंट अमंग द जागीरदार्स एंड जमींदार्स, जागीरदार और जमींदार से भी उनकी पावर छीनी गई, जिससे वो काफ़ी निराश थे और इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। अनेक्सेशन ऑफ पावर, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को जॉब नहीं दिया जाता था। उनको अगर जॉब भी वो कर रहे हैं तो उन्हें उनकी पोजीशन या उनका रेपुटेशन नहीं बढ़ता था। इसके साथ एजुकेटेड इंडियंस बिकेम जॉबलेस, पॉवर्टी एंड फेमाइन। इंडिया का डेवलपमेंट करने की तरफ ब्रिटिशर्स ने कोई प्रयास नहीं किया, कुछ भी ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं लाए जिससे इंडिया इम्प्रूव हो सके, डेवलप कर सके। धीरे धीरे इंडिया में पॉवर्टी बढ़ती गई, जिसमें कई सारे फेमाइन्स भी आए, जिसकी वजह से इंडिया की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। फोर्थ कॉज है मिलिट्री कॉज, डिसकॉन्टेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। फर्स्ट, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपाही। ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे उनके साथ ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, इल ट्रीटमेंट करते थे। सेम पोस्ट पे होने के बाद भी उनके साथ जो बिहेवियर किया जाता था वो इन्फीरियरिटी दिखाने के लिए किया जाता था, जिससे इन सिपाहियों के बीच बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो बहुत परेशान थे कि उन्हें कैसे उनका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इन्फीरियर स्टेटस एंड लो सैलरी, सेम पोस्ट पे होने के बाद भी इंडियन सोल्जर्स को सैलरी कम मिलती थी। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट में इंडियन सोल्जर्स को दूसरे देशों के साथ युद्ध करने के लिए समुद्र पार करना पड़ता था, जो कि उनके धर्म के खिलाफ था, जो उनके रिलीजन के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने इस एक्ट को मानने से मना कर दिया। लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द फर्स्ट अफगान वॉर, जो अभी तक लोगों के माइंड में मेंटेलिटी बनी हुई थी कि ब्रिटिश सोल्जर्स को हराया नहीं जा सकता, वो ब्रिटिश अफगान वॉर में ख़त्म हो गया, क्योंकि अफगान वॉर और क्रीमियन वॉर में ब्रिटिशर्स को हरा दिया गया था। इफेक्ट ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ पावर एंड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोल्जर्स। उसके बाद आता है इमीडिएट कॉज। फिफ्थ है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, जिसको हम ग्रीस कार्ट्रिज का नाम देते हैं। बाय 1857 द मटेरियल फॉर अ मास अपराइजिंग वाज रेडी, ओनली अ स्पार्क वाज नीडेड टू सेट इट ऑन फायर, इट वाज ट्रिगर्ड बाय द ग्रीस कार्ट्रिज। एक कहावत है कि अगर पहले से धुआं उठ रहा है, उसमें सिर्फ एक स्पार्क मीन्स एक फ्यूल की जरूरत होती है उसको उसमें आग लगाने के लिए। सेम कंडीशन 1857 के वॉर में थी, मीन्स लोगों के मन में रिवोल्ट बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इस इमीडिएट कॉज ने, ग्रीस कार्ट्रिज का जो इंसिडेंट हुआ उसने स्पार्क का काम किया था, उसने फ्यूल का काम किया था। ये एक र्यूमर उठा कि जो सेना में, आर्मी में जो रिफिल आई हुई है ग्रीस कार्ट्रिज की, उसमें जो ग्रीस लगा हुआ है उस पर काऊ और पिग का फैट लगा हुआ है, जो कि दोनों मीन्स हिंदू और मुस्लिम जो दोनों आर्मी में सोल्जर्स थे उन दोनों के लिए बहुत ही हेटेड था, क्योंकि काऊ हिंदूज के लिए बहुत सेक्रेड एनिमल माना जाता है और पिग मुस्लिम्स के लिए हेटेड। तो दोनों ही इसके इस्तेमाल के लिए मना कर देते हैं।
मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर। मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर का मतलब ये इवेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये र्यूमर के ग्रीस कार्ट्रिज पे काऊ और पिग का फैट लगा हुआ है धीरे धीरे बंगाल के बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कैंट में पहुंचा। वहाँ पर जब ये बात एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे को पता चली तो उन्होंने वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया कि वो इस ग्रीस कार्ट्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और उन्होंने जब इसको डिनाई किया इस्तेमाल करने से तो उन्हें फोर्स किया गया कि वो इस ग्रीस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करें। ऐसे में उनकी ब्रिटिशर्स के साथ झड़प भी हो जाती है। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा हो गई। इसके बाद ये अपराइजिंग धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था कई सारे शहरों में। मेरठ से आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में 86 जो सोल्जर्स थे उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह को अपना लीडर बनाया। वहाँ के बाद फिर कानपुर पहुँचता है। कानपुर में नाना साहिब ने इसको लीड किया था। फिर लखनऊ में बेगम ऑफ अवध ने इसको लीड किया। आफ्टर दैट बनारस एंड इलाहाबाद, बिहार में कुंवर सिंह ने ऑर्गेनाइज किया था इसको। एंड देन सेंट्रल इंडिया में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसको लीड किया था। और फाइनली ये ग्रेट रिवोल्ट सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए सक्सेस नहीं हुआ, इसके कई रीजंस हैं कि इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें यूनिटी नहीं थी। जितने भी रूलर थे वो उन सब की अपनी अलग अलग नीड थी। कोई अपना उत्तराधिकार बचाना चाह रहा था, कोई अपने राज्य को बचाना चाह रहा था, कोई अपनी पेंशन बचाना चाह रहा था। अगर ये एकजुट होकर के साथ में आए होते, और सबसे बड़ा रीज़न कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसको सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू, इसको ख़त्म कर दिया गया था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ा गया था 1857 में, इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसके रिजल्ट को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इन पॉलिटिकल फील्ड में एंड ऑफ कंपनीज रूल। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लगभग 100 साल से इंडिया पे रूल कर रही थी, उसको हटा दिया गया और अब डायरेक्ट कंट्रोल क्वीन के हाथों में था। 15 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई जिसमें लगभग 8 मेंबर जो थे उनको क्वीन सेलेक्ट करती थी और 7 मेंबर्स इलेक्ट होते थे। और दूसरा, चेंज इन द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो कि पहले डेजिग्नेशन था, अब 1857 के बाद उसे वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। मीन्स इस डेजिग्नेशन को वाइसरॉय कहा जाने लगा। चेंजेस इन द पॉलिसीज टुवर्ड द इंडियन स्टेट के साथ पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए। क्वीन ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म किया जाएगा। वो उन रूलर्स को जो कि इसमें शामिल नहीं थे उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा, फ्रीडम दी जाएगी। एवोल्यूशन ऑफ पेशवाशिप एंड मुगल लाइन। पेशवाशिप बाजीराव सेकंड की डेथ के बाद जब नाना साहिब उनके अडॉप्टेड सन थे वो पेशवा बनते हैं, तो पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया गया। उनका जो ऑफिस था उसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि मेन रूलर तो वही थे, मेन मराठा वही थे।